चैनल। देखिए दोस्तों, कल जैसा कि मैंने राजस्थान जीके का टॉपिक शुरू किया है, तो उसमें अपन ने कला एवं संस्कृति को लिया है, जिसका पहला टॉपिक मैंने प्रमुख रीति रिवाज के रूप में लिया था, जिसमें आपको कल मैंने विवाह के जितने भी रिवाज थे इम्पोर्टेंट, वो सारे बता दिए थे। आज देखेंगे दोस्तों, विवाह होता है तो खुशी होती है, तो रिवाज गम के भी होते हैं। तो आज अपन देखेंगे शोक के रिवाज, शोक के दो या गम के दो, ठीक है ना, यानी दुख के रिवाज। इसमें किसी की मृत्यु होगी तो दुख होगा, तो उसके रिवाज कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, उसको अपन देखेंगे। और यहाँ से भी विवाह से नहीं आएगा तो यहाँ से प्रश्न आएगा, नहीं तो इसके बाद अन्य रीति रिवाज है वहाँ से आएगा। इसके क्रम में अपन पहला दोस्तों देखते हैं बैकुंठी। बैकुंठी क्या होता है सर? ये होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शव को ले जाने के लिए जो लकड़ी की अपन सैया बनाते हैं सीढ़ी नुमा, इस पे शव को रख के ठेठ शमशान घाट तक ले जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बैकुंठी। तो बैकुंठी में क्या लिखेंगे दोस्तों आप? शव को ले जाने वाली, शव को ले जाने वाली लकड़ी की सैया, ठीक है ना। कोई आदमी सोते हुए जाता है इसलिए सैया बोलते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में अपन दोस्तों दूसरा देखेंगे, तो ये कौन? बखेर, जिसका नाम है, दूसरा नाम कहते हैं उछाल भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है सर? ये पटवार 2011 में आया हुआ है, ये पटवार 2011 की परीक्षा में आया था, ठीक है ना। तो बखेर उछाल में क्या होता है? शव यात्रा में कोई व्यक्ति तो मर गया, उसके पीछे जो परिजन रहते हैं वो सिक्के उछालते हैं, यानी आदमी मोह माया त्याग के दुनिया से जाता है, तो ये भी एक रिवाज है बखेर का भी, कि शव यात्रा में क्या करते हैं? सिक्के, रुपए, पैसे है उसको उछालते हैं। शव यात्रा यानी शमशान घाट तक पहुंचती है तब तक उसको बिखेरते हैं, इसलिए इसका नाम पकड़ गया बखेर। उछालते इसलिए उछाल भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न आया था पटवार 2011 में। इसी क्रम में अपन देखेंगे तीसरा दोस्तों दंडोत। दंडोत क्या होता है सर? जो शव होता है ना, जो मर गया व्यक्ति, उसके संबंधी जो रहते हैं वो उस सैया के आगे जो जब ले जाते हैं, उसको रवाना करते हैं, उस समय उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, अंतिम उसको नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, उसको अपन दंडवत कहते हैं, यानी कि पूरा झुक के। तो वो तो झुक के इस्लाम कौन करेगा? संबंधी करेंगे। बाकी भी अपन हाथ जोड़ के भी नॉर्मली कई शव यात्रा जा रही होती है, अपनी गाड़ी भी अपन रोकते हैं, तो ये तो एक प्रकार का क्या है? अच्छा रिवाज है। और शव यात्रा अगर सामने से आती दिखाई दे तो मारवाड़ क्षेत्र में तो शुभ भी माना जाता है। तो दंडोत में क्या होता है सर? दंडोत में कुछ नहीं है, शव के आगे, जो शव पड़ा है जिस व्यक्ति का, शव के आगे संबंधियों द्वारा, यानी उसके जो रिलेटिव्स है, संबंधियों द्वारा दंडवत प्रणाम करना, यानी बिल्कुल झुक के सोकर प्रणाम करना, यानी नमस्ते करना, अंतिम राम राम कहना, प्रणाम करना, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अपन लेंगे सौता। सौता है दोस्तों आधेटा, नाम से ही बोलता है, मालूम पड़ता है, हाफ, आधा। क्या है दोस्तों? एक रिवाज है, शव यात्रा को जब घर से ले जाते हैं तो बीचों बीच में शमशान घाट मान लो 2 किलोमीटर है, तो लगभग किलोमीटर की यात्रा अपन तय कर लेते हैं ना। उसके बाद जो शव यात्रा की दिशा होती है उसको बदलते हैं, यानी उसमें ऐसा भी रहता है कि जो आगे चल रहे थे वो पीछे आ जाते हैं, पीछे चलते वो आगे आ जाते हैं। दूसरी बात, सबको
यात्रा में जो उसकी लकड़ी की सैया है उसकी दिशा भी अपन बदल लेते हैं। अगर मुंह उत्तर में हो तो दक्षिण में कर लेते हैं। तो आधेटा यानी बीच रास्ते में, बीच राह में सब सैया की दिशा बदलना। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में इसको पूछ लिया, ठीक है ना। स्टार लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देगा। अभी दोस्तों देखेंगे अपन पांचवा है दोस्तों पानीवाड़ा, साथ में देखेंगे तो भी चलेगा। पानीवाड़ा में क्या है जी, जो भी इस शव यात्रा में शामिल लोग हैं ना, जितने भी संबंधी वगैरह रिलेटिव्स है, अपने आसपास मिलने वाले जो भी साथ में आ रहे हैं शमशान घाट तक, उन सब लोगों द्वारा जब शव को जला दिया जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। उस स्नान करने की रस्म या रिवाज को क्या कहते हैं, पानीवाड़ा। तो शव यात्रा में शामिल समस्त लोगों द्वारा, यानी स्नान करके ही घर आते ही समस्त लोगों द्वारा स्नान करना। वैज्ञानिक व्यू भी इसके पीछे है, मैं ज़्यादा विज्ञान में नहीं जाऊंगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है। पानीवाड़ा मतलब शव यात्रा में शामिल समस्त लोगों द्वारा क्या करना, स्नान करना। अगले क्रम में अपन दोस्तों छठा है दोस्तों सातरवाड़ा। पानीवाड़ा अभी हो गया सातरवाड़ा। इसके घर में भी मूर्ति हुई है ना, बारवा कहते हैं अपन, बारवा करना है। तो उसके 12 दिन तक जो भी अपने गांव के लोग हैं, उसके मिलने वाले हैं, उसके यार है, दोस्त है, जो भी है, संबंधी है, वो उस घर वालों को क्या देने जाते हैं, उनके घर में जो घटना हुई है मृत्यु की, तो उनको सांत्वना देने जाते हैं। तो 12 दिन तक ये रिवाज चलता है। तो सातरवाड़ा में क्या होता है, मूर्ति जिस दिन से हुई है, मृत्यु के दिन से 12 दिन तक उस घर में लोगों द्वारा सांत्वना देने जाना। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में अपन देखते हैं सातवां। दोस्तों सातवां है फूल चुनना। ये क्या होता है सर, फूल चुनना? कुछ नहीं होता है, जो मृतक होता है उसके जहाँ मूर्ति सैया होती है, जहाँ पे उसको अपन ने पंच तत्वों में विलीन किया है, उसके तीसरे दिन जाके उसकी अस्थियाँ हड्डियाँ जो होती है वो गंगा नदी में, कहते हैं हरिद्वार में उसकी मुक्ति होती है। तो उसको विसर्जन करने के लिए उस दिन उसके फूल चुनने जाते हैं। तो ये मृत्यु के तीसरे दिन किया जाता है। तो मृत्यु क्या लिखेंगे सर, फूल चुनना में क्या रिवाज होता है, मृत्यु के तीसरे रोज या तीसरे दिन मृतक की अस्थियाँ चुनना एवं किस लिए चुनना, गंगा में विसर्जित करना। और ये सब जगह रिवाज है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। 8वां देखेंगे दोस्तों अपन। 8वां है दोस्तों ओसर। ये भी एक मूर्ति भोज की रस्म है, लेकिन इसमें ये खास दोस्तों ध्यान रखना, इसके बाद एक और आएगा, दोनों एक जैसे ही है, थोड़ा नाम सा फर्क है। और ये भी कई एग्जामों में आया, और अगला तो पटवार में भी आया था 2011 में, ठीक है ना। तो ये जो 8वां में ओसर दिखा रहा है, इसमें क्या होता है कि मूर्ति भोज तो करता है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा रहता है। कई ऐसे आपने परिवार देखे होंगे, हो सकते हैं उनके बेटे नहीं हो, परिवार लंबा चौड़ा नहीं हो, या उनके पीछे कोई मूर्ति भोज करने वाला नहीं हो, या मान लो अपनी औलाद पे उसको विश्वास नहीं हो कि मूर्ति भोज करेगी कि नहीं करेगी, तो वो जीवित रहते हुए भी मूर्ति भोज समाज के सामने कर सकता है कि भाई ये मैं जिंदा हूँ और ये मेरी और का या मेरी तरफ से मेरा मूर्ति भोज का जो कार्यक्रम है मेरे हाथ से ही मैं करके जाता हूँ, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति, क्योंकि या तो उसको औलाद पे भरोसा नहीं है या उसके पीछे कोई है नहीं, ये दो स्थितियाँ होती है तभी ओसर होता है। तो क्या है इसमें, क्या लिखेंगे सर, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का
मृत्यु भोज करना। भोज मतलब भोज में सब आएंगे जीवने प्रीति भोज की तरह। तो जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज करना उसे ओसर बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? ओसर। नम्मा लेंगे अपन दोस्तों। नम्मा है दोस्तों मोसर या मौसर, या इसे नुक्ता भी बोलते हैं। और ये सर पटवार 2011 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, पटवार का विशेष अपन ध्यान दे रहे हैं, अभी पटवार की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले हैं, रीट वाले हैं, कोई भी हो, आगे जीके तो किसी में भी आता है। तो ये तो आया हुआ प्रश्न पटवार 2011 में, मुझे अभी भी मालूम है कि ये पटवार में पूछा है। बोले आप पेपर उठा के देखना। ये क्या होता है सर? या तो जीवित व्यक्ति कर रहा था, या जीवित व्यक्ति नहीं करेगा लेकिन उसके परिजन करेंगे। लेकिन कब करेंगे? मृत्यु के 12वें दिन उस व्यक्ति का मृत्यु भोज करना। मृत्यु भोज करना मतलब पूरे समाज को, जो भी लोग हैं उनको निमंत्रित देना, और उस व्यक्ति का मृत्यु भोज कहलाएगा, वो होगा मोसर और ये ओसर। इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओसर और मोसर विशेष है, इसलिए ध्यान देना। ये बार बार पूछा जाता है, जल्दबाजी में अपन गलत कर लेते हैं। तो ये दोस्तों थे अपने शोक या गम के रिवाज। अब लेंगे अपन इसी क्रम में अन्य रीति रिवाज भी कुछ होते हैं, उनको अपन देखेंगे। रीति रिवाज, अन्य रीति रिवाज। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में पहला लेंगे अपन नाता प्रथा। थोड़ा बहुत कल मैंने बताया भी था, विवाह के बाद में अंत में मैंने बताया था, लेकिन वही ये यहाँ पे आएगा अन्य में। वैसे तो नाता प्रथा मैंने कहा था कि उच्च कुलीन वर्ग के अंदर, जैसे राजपूत वगैरह वर्ग है, उनमें अलाउ नहीं है। लेकिन आदिवासियों में तो ये परंपरा है, आदिवासियों में तो ये प्रथा बन गई एक प्रकार की। ठीक है ना, बाकी अपने आम लोगों में भी ये अपन कर सकते हैं। ये दो स्थितियों में हो सकता है, या तो पत्नी को पति छोड़ देगा, या पत्नी पति को छोड़ देगी। उस स्थिति में जिंदगी भर तो अकेले निकलेगी नहीं। तो इस स्थिति में ये प्रश्न भी पटवार में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए कई एग्जामों में ये आ गया है। नाता प्रथा होती क्या है? भले ही पति जिंदा है तो भले जीवित पुरुष के रहते हुए भी, जीवित पुरुष है, मरा नहीं है वो, जीवित पुरुष के रहते हुए भी स्त्री का दूसरे के साथ विवाह संबंध बना लेना। विवाह संबंध बना लेना है बात दोस्तों ध्यान में। यानी भले ही वो आदमी जिंदा है लेकिन उसकी पत्नी है, वो दूसरे के साथ रहना शुरू कर देगी। तो ये जो प्रथा है, बाद में विवाद भी उत्पन्न होता है भिल्ल जनजाति में। तो उसके लिए हर्जाना भी भरना पड़ता है, जो दूसरा पुरुष उसको ले जाता है उसका। वो आगे जब भी टॉपिक्स में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, इसी क्रम में अपन दूसरा रिवाज लेते हैं। शादी जो इच्छानुसार होती थी, लेकिन नेक्स्ट जो है सर ये है नात्रा। ये नात्रा प्रथा है, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों बिल्कुल। ये प्रथा और ये प्रथा, या तो देख लो, जीवित पुरुष के रहते हुए भी स्त्री का दूसरे के साथ विवाह संबंध करना। और यहाँ बेचारी जो स्त्री रहती है उसका पति क्या होता है, मर जाता है। मान लो भरी जवानी में शादी की और 1-2 साल हो गए, मर गया, तो पूरी जिंदगी किसके भरोसे निकालेगी? उस स्थिति में वो फिर उस स्त्री का विवाह है वो किसी और पुरुष के साथ, ऐसे पुरुष के साथ कर दिया जाता है जो इसकी भी ऑलरेडी पत्नी मर गई हो। तो ऐसे दोनों मियाँ बीवी मिलके जिंदगी भर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इस प्रथा को कहेंगे नात्रा। और नाता में अंतर समझेंगे, नाता और नात्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। नाता में तो जीवित पुरुष है, और नात्रा में पुरुष की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो पुरुष की मृत्यु के बाद विधवा विवाह करना अच्छी बात है सर। पहले तो इसको प्रचलन में नहीं था, फिर कुप्रथा हटी तो विधवा विवाह शुरू हो गया। तो विधवा विवाह होना शुरू हो गया और बेचारी औरत की ज़िंदगी संवर जाती है, नहीं तो फिर किसके भरोसे पूरी ज़िंदगी निकालेगी। इसी क्रम में दोस्तों अपन लेते हैं तीसरा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा दापा। ये प्रथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पटवार और पुलिस वाले ध्यान देंगे। पुलिस 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, पटवार 2011 में भी ये प्रश्न आया है, और कई बार ये तो रिपीट हुआ है, इसलिए स्टार लगा देता हूँ इसके में। ठीक है ना। तो इसमें दापा में क्या होता है सर, भगाकर लाई गई युवती,
भगाकर लाई युवती, भगाकर लाई युवती और फिर उसके साथ शादी करते हैं अपन, तो भगाकर लाई युवती, तो जिनकी भी युवती है तो युवती के पिता को हर्जाना राशि भरना, पिता को हर्जाना राशि भरना और फिर विवाह करना, फिर विवाह करना। विवाह तो वो कर लेते हैं, बाकी भगा कर ले गया, फिर उनको पकड़ के लाया जाता है समाज के सामने। तो युवती का पिता कहता है कि मेरी बच्ची को भगा ले गया ये। तो ये लगभग आदिवासियों में ऐसी प्रथा होती है। बाकी आजकल तो भगना भगाना मैं नहीं कि ज़्यादा इस पे टॉपिक पे बात करूँगा, कौन किसकी मतलब अपन पैरवी करेंगे। आजकल तो ये सब में ही प्रचलन हो गया, भगा कर ले जाना और भगा कर लाना, ठीक है ना। तो ये आदिवासियों में अधिकतर प्रथा होती है। तो भगा कर ला गई युवती, तो अब करना क्या, पुरुष तो ले गया, 2-4 दिन रह लिया उसके साथ बाहर, तो ऐसी स्थिति में फिर तो हो गया सकता है उसके साथ विवाह ही करना है। तो फिर करना क्या, तो उस पिता को फिर समाज के सामने जो भगा कर ले गया उस युवक का पिता है ना, उस युवती के पिता को क्या भरेगा, हर्जाना या जो दंड राशि है, जुर्माना है, वो भरेगा। इसी क्रम में अपन दोस्तों लेंगे सौता। दोस्तों चारी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। अपना एक एरिया है दोस्तों भीलवाड़ा खेराड़ करके, खेराड़ का है सर भीलवाड़ा में। इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे मतलब आजकल जैसे संबंध नहीं बनते हैं, सगाई नहीं होती है, लेकिन चारी प्रथा में क्या है कि जहाँ भी आप संबंध स्थापित करना चाहते हो जिस लड़की के साथ, यानी जिससे आपको लड़की की शादी करनी है, तो सीधे सीधी बात है उस लड़की के पिता को एज ए दहेज के रूप में उल्टे लड़की के पिता को क्या कर देना है, नकद राशि देना है, तब वो जाके उस पुरुष के साथ उसकी विवाह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी दहेज लेता कौन है सर, पुरुष वाले लेते हैं नहीं। ये चारी प्रथा में खेराड़ भीलवाड़ा में ये ज़्यादा प्रचलित है प्रथा। तो इसमें क्या होता है कि जो स्त्री का पिता है यानी युवती का पिता है वो उस युवक के पिता से क्या लेगा, दहेज के रूप में राशि लेगा, वो भी नकद राशि लेगा दोस्तों। तो लिख लो खेराड़ भीलवाड़ा, मैंने कोष्टक में कहीं हो सकता है चारी प्रथा का ज़्यादा प्रचलित है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न कहीं से भी बने, ये एरिया विशेष दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। खेराड़ भीलवाड़ा में चारी प्रथा प्रचलित है। क्या होता है इसमें सर, वधू पक्ष वाले या उसका पिता कह दो, वधू पक्ष वाले के पिता द्वारा वर पक्ष से या वर पक्ष के पिता से नकद राशि वसूल करना, ठीक है ना। और राशि देने के बाद फिर शादी करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। है बात ध्यान में दोस्तों। तो ये था चारी प्रथा। अगले क्रम में अपन लेंगे 5वीं प्रथा है सर अन्य रीति बहुत अच्छा है सर, इसको स्टार इसलिए लगाया कि कई एग्जाम पूछा है, नांगल। और कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई घर बनाता ही है और नए घर का मुहूर्त करते ही है। तो नए घर का उद्घाटन, नए घर का जो रहने जाते हैं उससे पहले हवन रीति रिवाज से जो उद्घाटन करते हैं, तो नए घर का उद्घाटन। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह पटवार वगैरह में पूछा हुआ है, पुलिस है पटवार है, कई एग्जामों के नाम लिखे तो ये कई बार नांगल भी पूछा हुआ है। अगले क्रम में अपन चट्टा लेंगे दोस्तों। तो चट्टे रिवाज के रूप में वर्तमान में तो ये बंद हो गया है, डावरिया प्रथा। ये रियासतकालीन प्रथा है सर, अब नहीं है कि अब ऐसा होता ही नहीं है। तो उस समय सामंतों का राज था, शासकों का राज था। तो क्या होता था सर, जो शासक या सामंत होता था उसकी पुत्री की जब विवाह होता था तो उस पुत्री के विवाह में उसके साथ में उसका ध्यान रखने के लिए एक अन्य लड़की को भी भेज दिया जाता था जिसे दासी कहते थे। उस दासी भेजने की प्रथा को ही अपन क्या कहते हैं, डावरिया प्रथा। आज तो कौन जाएगा, भेजने से भी नहीं जाएंगे, ऐसे भी कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो उस समय अपने गुलाम थे और सामंत से शासन चलता था, उस समय ये प्रथा चलती थी। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है, शासकों या सामंतों द्वारा अपनी पुत्री के विवाह में किसी अन्य लड़की, जिसे अपन दासी बोल सकते हैं, को साथ भेजना और जिंदगी भर ये वहीं रहेगी, ठीक है ना। कहाँ, लड़की के ससुराल में, और उसकी शादी भी
वो डावरिया प्रथा के अंतर्गत वहाँ जिस शासक के घर उसकी शादी हुई है उसी के अंदर जो भी उसके नौकर चाकर रहते थे उस लड़की की शादी भी वहीं करवा देते थे, और फिर ये दास प्रथा चली, ये दासी प्रथा वहीं से, और बाद में तो फिलहाल वर्तमान में ये बंद है। तो डावरिया प्रथा के बाद में अगले क्रम में अपन दोस्तों लेंगे, दोस्तों देखेंगे रियाण, और मैं स्टार लगा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सभा जो होती है, विभिन्न सभाओं का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं ग्रामीण लोग आपस में, कभी शादी में करते हैं, कभी मूर्ति में करते हैं। तो उन विभिन्न सभाओं का जब आयोजन होता है ना, वो आयोजित हो लोग सभी, फिर वहाँ पर क्या पिलाई जाती है, सभी को अफीम गिलाकर पिलाई जाती है, अफीम पिलाई जाती है। तो अभी एक कुप्रथा है, लेकिन क्या करें, गाँवों में प्रचलन है इसका। विभिन्न सभाओं का आयोजन चाहे विवाह का हो, मूर्ति का हो, ऐसी स्थिति में जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उस सभा में अफीम है, बीड़ी है, जर्दा है, उन सभी को उनके मनुहार के रूप में घुमाया जाता है, और विशेष तौर पे अफीम को ज़्यादा महत्व देते हैं। अफीम को पी गिलाकर सबकी पूरी सभा को थोड़ी थोड़ी घूंट बांट दी जाती है। तो इस तरह की जो प्रथा होती है उसको अपन कहते हैं रियाण। अगले क्रम में अपन दोस्तों लेंगे 8वां है दोस्तों मौताना, और मैं 3 स्टार लगाऊं तो भी कम नहीं पड़ेगा, इतनी बार को ये प्रश्न आ गया। हत्या के आरोपी से हर्जाना वसूल करना। आज तो हत्या कर दो तो आजीवन कारावास होता है, मर्डर करने के बाद 20 साल 30 साल जैसी भी सजा होती है। मौताने में क्या होती है सर, मौताने में किसी की मान लो जानबूझ के हत्या करो या अनजाने में हत्या हो, तो हत्या हो गई, आखिर आदमी तो मर गया। तो उस समय क्या था कि ये भी लगभग आदिवासियों में प्रथा ज़्यादा चलती है, तो उस हत्या के आरोपी के पिता से या उस आरोपी से ले लो भले कि भाई 2 लाख दे, 5 लाख दे, और उसके बाद में उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। और मैं तो इसको दी बेस्ट मानता हूँ आज के कोर्ट कचहरी के चक्कर में, जहाँ पे कई सालों से लंबित मामले निपट रहे हैं। तो मौताना में हाथों हाथ ही क्या हत्या के आरोपी से हर्जाना लिया, बात खत्म। नेक्स्ट टाइम में अपन दोस्तों देखेंगे नंबर दोस्तों संतारा, और ये एक समाज विशेष से ही बिलोंग करता है, जैन समाज से, ठीक है ना, बाकी में नहीं। तो जैन समाज के जो साधु होते हैं, जैन समाज के जो साधु होते हैं वो अन्न जल त्याग देते हैं। और अन्न जल त्याग कब तक करते हैं, अन्न जल त्याग जब तक प्राण नहीं निकल जाते। अन्न जल का त्याग प्राण निकलने तक, यानी जब तक मर नहीं जाता, प्राण निकलने तक अन्न जल त्याग कर देते हैं जैन समाज के जो साधु होते हैं। तो उस प्रथा को कहते हैं दोस्तों संतारा, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगले क्रम में लेंगे अपन दोस्तों 10वां देखेंगे दोस्तों चढ़ोतरा। चढ़ोतरा चढ़ोतरा क्या होता है, यही मैंने बताया, मौताना। तो हत्या के आरोपी से हर्जाना वसूल किया, बात खत्म। अब मान लो हत्या भी करे वो आरोपी और हर्जाना भी नहीं दे, ऐसी स्थिति में क्या करना, तो फिर तो हत्या के बदले हत्या होगी। तो जिस हत्या का आरोपी जो भी है, तो हत्या के आरोपी के घर, हत्या के आरोपी के घर तीर, कमान, भाले, फरसी, इन सब को लेकर हमला करना। क्या करना, उस घर पर हमला करना और उनको भी मारना। यानी चढ़ोतरा और मौताना में अंतर है। मौताना में तो पैसे दिए और मामला खत्म, और चढ़ोतरा में हत्या का आरोपी अगर पैसे नहीं देता, उसका बाप भी नहीं देता है, या देने की स्थिति मान लो नहीं भी होता है, तो ये भी आदिवासियों में ही प्रथा होती है सर। तो फिर तीर कमान वगैरह लेके और फिर उस पर क्या कर देते, उस घर वालों पे हमला, उसको कहते हैं चढ़ोतरा। क्या कहते हैं, चढ़ोतरा। अगले क्रम में लगेंगे दोस्तों अपन 11वां देखेंगे पड़दायत। 11वां है दोस्तों पड़दायत। ये क्या रिवाज है सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डावरिया प्रथा पढ़ाई थी। तो डावरिया प्रथा में क्या होता था, वो शासक या सामंत जो अपनी लड़की की शादी करता था, तो उस लड़की को साथ में एक अन्य, उस लड़की के साथ में एक अन्य लड़की को, दासी को भेजा जाता था। तो मैंने कहा था कि उस दासी को भी वहीं रखा जाता था जीवन भर, और किसी दास के साथ या सेवक के साथ उसकी भी शादी वही वहाँ का राजा करा देता था। लेकिन कभी कभी मान लो दासी भी क्या होती, रानी पद्मिनी की तरह खूबसूरत हो तो फिर सर स्थिति गड़बड़ है।
अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है तो मान लो शासक को ही पसंद आ गई, वो जो डावरिया प्रथा के अंतर्गत भेजी गई दासी थी, उस दासी को किसको पसंद आ गई, जिस शासक के घर भेजी थी उसी को वो दासी पसंद आ गई, तो फिर वो उसको अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार करता था। तो दोस्तों ये तो मन राजा है, कभी भी बहक सकता है, ठीक है। इस कामदेव के आगे तो सभी नतमस्तक है। तो पर्दायत में आप विशेष ध्यान रखेंगे और याद भी रह जाएगा आपको, वही दोस्तों बड़ी बात नहीं है। डावरिया प्रथा के अंतर्गत जो भेजी गई दासी होती है, तो दासी को राजा द्वारा उपपत्नी के रूप में, यानी उसको भी पत्नी बना लेता है, उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना। बस अब ये रानी की तरह रहेगी ठाठ से, क्यों? क्योंकि अब राजा को मन भागी, तो राजा के आगे किसकी चलेगी। मैंने कहा था वो तो सामंतशाही चलती थी, तो किसी को बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। तो दासी को राजा द्वारा उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना, दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप पर्दायत। अंतिम क्रम में अपन लेंगे दोस्तों 12वां, देखेंगे बहुत ही अच्छा है, ये भी इससे संबंधित है, पासवान या इसे खासवान भी बोलते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना, दासी को राजा ने उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो अब रानी बना दिया उसको, तो अब रानी बना दिया तो वो भी आभूषण पहनेगी, कैसे? जैसे रानी पहनती है वैसे। तो जब इस तरह के आभूषण पहन के रानी के रूप में रहने लगेगी तो वो पर्दायत नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? पासवान, यानी कि राजा द्वारा किसी पर्दायत को सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देता था, तब से उसे पासवान कहा जाता था। तब से उसे फिर उस दासी को क्या कहा जाता था? पासवान। और राजाओं के कई पासवान होती थी, ठीक है ना, पासवान कहा जाता था। क्लियर दोस्तों? तो ये थे कुछ अन्य रीति रिवाज जो मैंने आपको बताए। तो राजस्थान में जो मेजर कस्टम्स थे, जहाँ तक दोस्तों आज तक परीक्षा के रूप में पूछे गए, उन मेजर कस्टम्स को मैंने लगभग परीक्षाओं में जितनी बार रिपीट हुए उन सभी को मैंने बता दिया है। और इसके अलावा अभी शायद ही कोई ऐसा रिवाज बचा होगा जो आपके आ सकता है। तो आज के सेशन में अपना मेजर कस्टम्स या रीति रिवाज का जो सेशन था उसी को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों कैसा लगा सेशन, इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपना राय या जो भी सलाह मशविरा है वो ज़रूर दें। जय हिंद।